इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधे कोलियस फॉस्कली के बारे में जानकारी दूंगा। यह पौधा औषधीय उपयोगिता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पादप के रूप में उभर रहा है तथा उन कुछ औषधीय पौधों में से है वैज्ञानिक आधारों पर जिनकी औषधीय उपयोगिता हाल ही में स्थापित हुई है। यह इंडियन सब कंटिनेंट के सभी क्षेत्रों में जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान क्षेत्रों में तथा अन्य जैसे साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में यह मुख्यतः पाया जाता है। और वर्तमान में भारतवर्ष के विभिन्न भागों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका तथा राजस्थान में इसकी विधिवत खेती प्रारंभ हो चुकी है, जो कि काफ़ी सफल भी रही है। कोलियस फॉस्कली का पौधा लगभग 2 फीट ऊंचा तथा एक बहुवर्षीय पौधा होता है, यानी पेरेनियल, और इसके नीचे गाजर की जैसी अपेक्षाकृत छोटी जड़ें विकसित होती हैं, छोटी छोटी जड़ें होती हैं तथा इन पौधों पर हल्के रंग के फूल आते हैं और इनके पत्तों तथा जड़ों से अलग अलग प्रकार की गंध आती है तथा जड़ों में से आने वाली गंध बहुधा अदरक की जैसी मिलती जुलती है। और इसका कांड यानी कि पौधा जो है एकदम चिकना तथा इसकी नोट्स पर हल्के बाल जैसे दिखाई देते हैं। और इसी की प्रजाति का एक पौधा अधिकांश भारतीयों के घरों में जो है ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए या किचन गार्डन्स में लगाया जाता है, जिसे डोडी पत्र या कोलियस एरोमेटिक्स कहते हैं। कोलियस एरोमेटिक्स के रूप में पहचाने जाते हैं। कोलियस एरोमेटिक्स और कोलियस फॉस्कलाई एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु कोलियस एरोमेटिक्स में अजवाइन जैसी खुशबू आती है और कोलियस फॉस्कली में इतनी तीव्र गंध नहीं होती है। कोलियस फॉस्कली जो है इसका नाम पहले इसके जो है कहीं पे पाषाण भेद और पत्थरचूर के जैसे शब्द या नामों से भी इसको जाना जाता था, कि जो कि बहुत ही अब इसके नाम जो हैं उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये पाषाण भेद मुख्यतः किडनी स्टोन के लिए वर्जीनिया सिलेटा का नाम वर्जीनिया सिलेटा के लिए जो है उपयुक्त है। और दूसरा जो है पत्थरचूर जो है सिडम के लिए या अन्य पौधों के लिए यूज़ में हो चुका है, इसलिए इसका जो है यहाँ पे पाषाणवेद या पत्थरचूर के कहना ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहेगा। और राज निघंटुकार ने इसकी सही पहचान माकंदी और गंधमूलिका के नाम से की है, जो कि सर्वथा उचित है। और यह पौधा कोलियस फॉस्कली जो है औषधीय उपयोगिता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे हृदय संबंधी रोगों के उपचार में या विभिन्न हृदय विकारों जैसे एंजाइना, हाइपरटेंशन, हृदयघात के उपचार के लिए फॉस्कली काफ़ी उपयोगी पाया गया है। यह रक्त को पतला करने जैसे इसके प्रभावों के कारण बहुत ही प्रभावी पाया गया है। और प्लेटलेट्स एक्टिवेशन तथा एग्रीगेशन जैसे इसके प्रभावों के कारण भी हृदयघात की स्थिति में यह एस्पिरिन के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा वजन कम करने हेतु या मोटापा दूर करने के लिए यह विशेष ही उपयोगी है। कोलियस फॉस्कली में संग्रहित वसा को तोड़ने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ यह एडिपोज टिश्यू उसके संयोजन को भी रोकता है और यह लियोलाइटिक हार्मोन्स की गतिविधि को भी बढ़ाता है। पाचन शक्ति के बढ़ाने में भी यह सहायक है। कोलियस फॉस्कली के सेवन से सलाइवा का स्राव बढ़ता है तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पेप्सिन एवं पेनक्रियाटिक एंजाइम ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं इसके सेवन से, और जिससे छोटी आंत में भी पुष्टिकारक पदार्थों की ग्राह्यता बढ़ती है। कोलियस फॉस्कली की कृषि के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि यूँ तो कोलियस फॉस्कली एक बहुवर्षीय पौधा है, लेकिन कृषिकरण से इसे 6 माह की अवधि में इसकी जड़ों में उपयुक्त तत्व विकसित हो जाते हैं और इसकी खेती की विधि बड़ी आसानी से संभव है। कोलियस फॉस्कली मुख्यतः जो है वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज़ का प्लांट है और यह उन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक से उगाई जा सके जो गर्म तथा आर्द्र हों। और यह दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के साथ साथ मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार राज्यों में सफलतापूर्वक उपजाई जा सकती है। उन्नतशील प्रजातियां कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाले कोलियस से चयनित आधार पर एक उन्नतशील प्रजाति
जारी की गई है, जिसे K2 नाम दिया गया है। यह प्रजाति अन्य प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा उत्पादन भी देती है। उपयुक्त इसके लिए जो है कोलियस उपयुक्त मिट्टी का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। कोलियस की खेती उन मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जा सके जो नर्म तथा पोली हों, और इसमें 5.5 से 7 pH वाली मिट्टियाँ जिनमें जल निकास की पर्याप्त उचित व्यवस्था हो, ऐसी इसकी खेती के लिए जो है ऐसी भूमि उपयुक्त पाई जाती है। कोलियस का प्रवर्धन बीजों से ही मुख्यतः किया जा सकता है। बीजों से भी और कलमों से भी किया जा सकता है। वैसे व्यावसायिक कृषिकरण की दृष्टि से कोलियस का प्रवर्धन कलमों से ज़्यादा उपयुक्त होता है, और इसके लिए कलमों को पहले नर्सरी बेड्स में तैयार किया जाता है तथा सीधे खेत में भी इसको लगाया जा सकता है। नर्सरी में इसकी कलमों को तैयार करने के लिए पहले नर्सरी बनाने की आवश्यकता होती है, और कोलियस की नर्सरी बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम मई माह में इसके पुराने पौधों से 4-6 इंच की लंबी कलमें काट ली जाती हैं, और ये कलमें ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक में कम से कम 6 से 7 पत्ते तथा 2 से 3 आँखें यानी नोड्स अवश्य हों, और इन कलमों को नर्सरी बेड्स में तैयार किया जाता है, या अथवा पॉलीथीन की थैली में रोपित करके भी इनको तैयार किया जा सकता है। और पॉलीथीन की थैली में कलमें रोपित करने से पूर्व इन्हें कंपोस्ट खाद, मिट्टी, रेत डालकर भी भरा जाता है। कलमों का जल्दी ये सुनिश्चित उगाव के लिए इसमें रूट हार्मोन्स का भी उपयोग किया जा सकता है, और कम से कम गौमूत्र में तो इन्हें कुछ देर तक डुबो कर रखना ही चाहिए, और 1 सप्ताह के अंदर इन कलमों से अंकुरण होना शुरू हो जाता है। मुख्य खेत की तैयारी फिर ट्रांसप्लांटिंग जब इसमें जो है पर्याप्त जड़ें विकसित हो जाती हैं तो इन्हें जो है मुख्य खेत में जो है प्रतिरोपित किया जाता है इन कलमों को। और मुख्य खेत में पौधों का रोपण करने से पहले खेत में अच्छी गहरी जुताई कर दी जाती है। तदुपरांत इसमें लगभग 5 टन प्रति एकड़ की दर से जो है गोबर अथवा कंपोस्ट खाद डाल दी जाती है, और जुताई करने तथा खाद मिलाने के उपरांत ही इसमें जो है खरपतवार नाशक भी इसमें मिला दिए जाते हैं अगर खरपतवार ज़्यादा हैं तो। मुख्य खेत में पौधों की रोपाई मानसून के प्रारंभ होते ही नर्सरी में तैयार की गई पौध को खुरपी की सहायता से मुख्य खेत में प्रतिरोपित कर दिया जाता है। मानसून के प्रारंभ होते ही ट्रांसप्लांट करते हैं, और प्रतिरोपित इस प्रकार 1 एकड़ में लगभग 34,000 जो हैं पौधे रोपित किए जा सकते हैं। ऐसा ही अनुमान उन्होंने एक उनियाल जी और जरवाल एंड उनियाल की किताब 2000 में है, उन्होंने उसकी खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, और उनका आंकलन ये है कि 34,000 कम से कम इसमें पौधे चाहिए। और सिंचाई की व्यवस्था भी मानसून की फसल के रूप में लगाए जाने के कारण यदि नियमित अंतरालों पर बारिश नहीं हो रही हो तो फसल के अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि नियमित वर्षा हो रही हो तो फिर उसको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। निराई गुड़ाई तथा खरपतवार का नियंत्रण का भी जो है मानसून की फसल होने के कारण खरपतवार का आना स्वाभाविक है, इसलिए हाथ से निराई गुड़ाई किया जाना भी वांछित होगा और इसके लिए उचित रहेगा। और दूसरा खाद तथा अतिरिक्त भू टॉनिकों की आवश्यकता। इसमें लगभग 5 टन एकड़ की खाद तो पहले कंपोस्ट की मिला दी जाती है। उसके अलावा इसमें जो है प्रति एकड़ 16 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन तथा 24 किलोग्राम जो है स्फूर और 20 किलोग्राम जो है पोटास प्रति एकड़ डाले जाने की जो है अनुशंसा मिलती है, मतलब प्रेरणा अनुशंसा की जाती है। इसके लिए फसल के प्रमुख इसमें रोग भी कभी कभी या बीमारियां आ जाती हैं, जैसे पत्ती लपेटने वाले कैटरपिलर्स और मिली वर्ग तथा जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली निमेटोड्स प्रमुख कीट हैं।
इस फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके लिए नियंत्रण मिथाइल पैराथीन का 0.1% घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव किया जा सकता है और पौधों की जड़ों की ड्रेंचिंग भी की जा सकती है। फिर फूलों की कटाई प्रत्यारोपण के 2-2.5 माह के उपरांत जो है कोलियस के पौधों पर हल्के नीले जामुनी रंग के फूल आने लगते हैं और इन फूलों को नाखून की सहायता से तोड़ या काट दिया जाना चाहिए, अन्यथा जड़ों का विकास प्रभावित हो सकता है। और फसल की कटाई अथवा उखड़ाई के लिए रोपण के लगभग 4.5 से 5 माह के अंदर जो है कोलियस की फसल की कटाई या उखाड़ने के लिए तैयारी की जाती है। यद्यपि इसके पत्ते हरे ही रहते हैं, परंतु यह देखते रहना चाहिए कि जब जड़ें अच्छी प्रकार विकसित हो जाएं तो ही पौधे उखाड़े जाने चाहिए। उखाड़ने से पूर्व खेत की हल्की सिंचाई कर दी जानी चाहिए ताकि ज़मीन गीली हो तथा जड़ें आसानी से उखाड़ी जा सकें। पौधे के उखाड़ने के उपरांत इनकी जड़ों को काट करके अलग कर लिया जाता है और इसके साथ जो मिट्टी तथा रेत हो उससे साफ़ कर लिया जाता है। साफ़ कर लेने के उपरांत इन्हें धूप में सुखा लिया जाता है और इनके टुकड़ों को जो है इनके ट्यूबर्स को टुकड़ों में काट करके बिक्री हो तो तैयार किया जाता है। सूखने पर ये ट्यूबर्स गिरी ट्यूबर्स की तुलना में लगभग 12% ही रह जाते हैं। उपज की प्राप्ति 1 एकड़ की खेती से औसतन 8 कुंटल सूखे ट्यूबर्स की प्राप्ति होती है, जिनकी बिक्री दर यदि 3,000 रुपये प्रति कुंटल मानी जाए तो इस फसल से लगभग 24,000 की प्राप्तियाँ होती हैं। इनके साथ साथ प्लांटिंग मटेरियल की बिक्री से भी 6,000 रुपये की अतिरिक्त प्राप्तियाँ किसान को